नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब डीएसएसपी की ओर से कई सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की भी वैकेंसी आई है। 17 अप्रैल तक सारे फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, पर अभी भी उम्मीदवारों के मन में कई सारे डाउट्स हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस क्या थी और किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसे कई सारे सवाल, किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल उम्मीदवारों को अभी भी परेशान किए हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगी, तो पूरे वीडियो में बहुत ही धैर्य से और बहुत ही एकाग्रचित होके बने रहे। आपके सभी सवालों का जवाब अभी इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो लेट्स बिगिन। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर जॉब की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/3 मतलब 19 मार्च को था और 17 अप्रैल को एप्लीकेशन सारी भरी जा चुकी। अब जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में पोस्ट आई है और ये ग्रुप बी की पोजीशन है और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 35 हैं और ये कैटेगरीज है यहाँ पर दी हुई थी। यहाँ देखिए पोस्ट कोड 68/24 68/24 है। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और डिपार्टमेंट भी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यहाँ पर है। तो ये पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में आई है और नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताई दी थी। अनरिजर्व 13, ओबीसी 10, शेड्यूल कास्ट 6, शेड्यूल ट्राइब 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 4, टोटल 35 पोस्ट हैं और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल हो गई। और इसके बाद हम आएंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? डिग्री इन इंजीनियरिंग स्लैश सिविल और एनवायरमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स हो मास्टर्स हो दोनों काउंट होंगे, या फिर 3 years डिप्लोमा इन सिविल स्लैश एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्लैश यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड 3 years एक्सपीरियंस इन पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी स्लैश सुवेज वर्क्स। तो या तो आपके पास डिग्री है बैचलर्स या मास्टर्स की, तब तो ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और सिर्फ डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के साथ 3 साल का पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी में या सूरज वर्क्स में आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल थे। तो ये एसेंशियल एलिजिबिलिटी थी, डिजायरेबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अब हम आते हैं पेज नंबर 40 पे। तो ये देखिए पोस्ट कोड 68/24 के लिए जिस तरह से एग्जाम होंगे, पैटर्न ऑफ एग्जाम वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये पार्ट 1 है, एमसीक्यू मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्ट 1 में क्या क्या होगा? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो हिंदी की भाषा का भी टेस्ट होगा क्योंकि दिल्ली में पोस्ट है और दिल्ली एक हिंदी भाषा भाषा बोले जाने वाला राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे तो आपको हिंदी का आनी ही चाहिए। अगर आप ऐसे किसी राज्य से हैं जहां हिंदी बिल्कुल भी ना बोली या समझी जाती हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। और फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि एनीवेज इट्स अ नेशनल कैपिटल और इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया, सो नेचुरली देयर विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज में, अलग अलग कैटेगरी से, और हर कैटेगरी का 20 मार्क्स होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 25 is 100, so there will be 100 questions and each question will carry 1 mark. ठीक है, now there will be part 2 MCQ. This was the first paper. Part 1 I told you, part 2 अब देखिए, सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। तो जो पार्ट 1 होगा वो तो जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। पार्ट 2 जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मतलब अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं तो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, तो ये पहला पेपर था, टीयर 1 था, मतलब पेपर 1 था, 2 घंटे का एग्जाम, 200 नंबर का एग्जाम, और उसमें पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। ठीक है, और किस किस तरह से होगा मैंने आपको बता दिया। अब टीयर 2 सेकेंड पेपर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। इस पेपर में जो पार्ट 1 होगा वो अगेन एमसीक्यू सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, जिसका वेटेज होगा 75%, मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जुड़े क्वेश्चन आएंगे
और उसका जो वेटेज होगा फाइनल मेरिट लिस्ट की तरफ वो 75% होगा। और इसमें 150 क्वेश्चंस विथ 150 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, और ये एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 होगा, इसी पेपर का पार्ट 2 होगा टीयर 2 का ही, और वो भी एमसीक्यू होगा, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसका वेटेज होगा 25%। क्योंकि अगर आप एक एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप इंजीनियर होने वाले हैं, तो वहां सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, तो इंग्लिश उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का भी वो टेस्ट लेंगे, और उसका वेटेज 25% होगा मेरिट लिस्ट की तरफ। तो 50 क्वेश्चन होंगे उसके, और 50 मार्क्स होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो 150 मार्क्स का तो यही होगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, और 25% मार्क्स जो होंगे, मतलब 50 मार्क्स जो होंगे वो होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। तो इस तरह से 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर 2 होगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये आप समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो मैं पढ़ देती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया था उसी में ही ये सब कुछ था। इन केस ऑफ 1 tier examinations for applicants of all technical/teaching post codes, the mandatory minimum qualifying marks in tier 1 examination will be applicable only RO subsection B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both sections A and section B will be reckoned for preparation of the final merit list. So ये उनके लिए है, उन पोजीशंस के लिए है जिनके की सिर्फ एक ही पेपर है। इन केस ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, टीयर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, टीयर 1 मतलब पेपर 1 और टीयर 2 मतलब पेपर 2, तो जो पेपर 1 होगा वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होगा, कि स्क्रीनिंग टाइप ऑफ टेस्ट होगा, और उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेंस के कैंडिडेट्स। Further selection will be made on the basis of cumulative merit marks obtained in tier 2 examination. और फिर जो मेंस में जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर मान लीजिए आपने एक स्क्रीनिंग पेपर में ही मार्क्स क्वालिफाई नहीं किए, तो आपका आगे पेपर चेक ही नहीं होगा, जैसे नेट के एग्जाम में होता है। ठीक है, और अगर स्क्रीनिंग पेपर में आपने एक बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर किया है, तो उसके बाद फिर आपका पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। यही कह रहा है डीएसएसबी, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है reserves the right to change or amend the examination scheme if so required any time before the examination. और डीएसएसपी चाहे तो एग्जामिनेशन का स्कीम को, पैटर्न को फेरबदल कर सकती है एग्जाम होने से पहले। There is no provision of re-evaluation or rechecking of answer sheets. आंसर शीट्स का री-इवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है in respect of examination conducted by DSSP. No correspondence in this regard shall be entertained. The DSSP reserves the right to cancel or withdraw or delete any questions from the question paper, and the marks scored shall be prorated out of the maximum marks. अगर DSSP को लगा कि कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत ही सेट कर दिया है, तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं बाद में, मतलब एग्जाम देने के बाद भी उस क्वेश्चन को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका राइट है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एक्सेप्टेबल applicable and deduction of 0.25 marks will be made for each wrong MCQ answer. मतलब एक आंसर आपने गलत किया तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। The minimum qualifying marks of 1 tier/2 tier written examination objective descriptive type is given at sub para 5 of para 5 below. वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, पर उससे पहले skill test, enduring test, driving test will be taken as per requirement of the job. So mode of selection, the selection shall be made through 1 tier and 2 tier examination scheme as per the examination scheme. ठीक है, in case of any questions appearing in exams are held to be invalid, those questions will not be evaluated and the marks scored by the candidate will be calculated on prorated basis. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई क्वेश्चन गलत ही उन्होंने सेट कर दिया, उनको बाद में लगा कि क्वेश्चन हमने गलत सेट किया, उस क्वेश्चन को इनवैलिड कर देंगे, उस क्वेश्चन के मार्क्स को वो जोड़ेंगे ही नहीं। Marks scored by the candidates in computer based test exam will be normalized if required. तो उसको एक नॉर्मल कर्व के थ्रू जो मार्क्स तो कर देते हैं वो कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। सॉरी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम का फॉर्मेट होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन भरे गए हैं, और टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही होगा। ठीक है, अब ड्राफ्ट आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट /exam will be displayed on the website of DSSP after examination. Candidates may go through the draft answer keys and submit online objections, if any, within the stipulated time given by the board. तो ये डिटेल है, इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। The board, in order to achieve qualitative selection
and to recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks wherever applicable for different categories. अब क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? जनरल स्लैश इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40% मार्क्स, इतना तो कम से कम आपको लाना ही है। ओबीसी जो दिल्ली के ओबीसी है उनके 35% मार्क्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पीएच मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए 30% मार्क्स। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30% इफ पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। पर हमारे जो ये एनवायरमेंटल जूनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर की जो इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है अभी तक। ठीक है, दिस हैज बी रिजर्व्स द राइट इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। और इतना जब क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होगा ना तो इसके बाद फिर इससे ऊपर जिनके मार्क्स हो गए उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें वो कट ऑफ मार्क्स उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे जिस हिसाब से कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किए हैं एग्जाम्स। ठीक है, तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि किसी भी कैटेगरी में है अगर आप, और अगर इस इतने परसेंट से कम आपके मार्क्स हैं तो भले ही आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में है आपको एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। और ये एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल हो रहा है, और चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो आपको कैटेगरी का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम बेंचमार्क जरूर सेट करना चाहिए कि कम से कम इतना तो वो कैंडिडेट लाए ही चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ताकि ये निर्धारित हो सके कि एक टैलेंटेड कैंडिडेट को ही पोजीशन मिल रही है। तो इसलिए उन्होंने ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि इससे कम अगर आपके मार्क्स हैं तो भले ही आप अकेले कैंडिडेट हो उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है if there are two or more candidates in the same category having equal marks in the examination, अब दो कैंडिडेट हैं दोनों को एक ही नंबर मिल गया और एक ही कैंडिडेट की जगह है, तब क्या करेंगे? कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। ठीक है, जिसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स ज्यादा आए हैं, मतलब इकोनॉमिकल साइंस के जो सेक्शन में मार्क्स ज्यादा हैं उसकी मेरिट ज्यादा ऊपर रखी जाएगी। अगर ऐसे में क्या होगा कि दो लोगों की उस मार्क्स में भी मेरिट इक्वल है तब कैंडिडेट जिसकी ज्यादा एज है सीनियर इन एज उसको हायर मेरिट में रखा जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सेम मार्क्स आ गए, सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स आ गए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तब क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसको हायर मेरिट में रखा जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि किसी दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स हो सेम डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। इन केस ऑफ वन टीयर जनरल पोस्ट कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी प्लेस्ड एट हाई मेरिट, ये 1 और 2 टीयर के केस में जो कि एनवायरमेंटल साइंस के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के केस में एप्लीकेबल होगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका 1 टीयर ही पोस्ट है, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। A person with disability who is selected on his or her own merit can be appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for persons with disability of the relevant category। और सपोज कोई कैंडिडेट है जो कि डिसेबिलिटी है उसको, लेकिन उन्होंने अपने मेरिट से जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया, उतने मार्क्स वो ले आए, तो फिर उनको जनरल कैंडिडेट के साथ ही रखा जाएगा अगर वो जॉब ऐसी है जिसमें कि उस डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर को भी ऐसा सिचुएशन में रखा जा सकता है। ठीक है, the candidates not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of concerned post need not apply। अगर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट नहीं होती है तो होपफुली आपने नहीं अप्लाई किया होगा, क्योंकि अगर अप्लाई कर भी दिया है तो बाद में जाके वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं उनको आप देख लीजिए, ये मैं धीरे धीरे बताते जा रही हूँ, सारा आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब फॉर ग्रुप बी एंड सी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी ग्रुप बी एंड सी 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस शेड्यूल ट्राइब 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फॉर ग्रुप बी पोस्ट जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है वो ग्रुप बी पोस्ट है, उसके लिए up to 5 years for group B posts which are in the same line or allied cadres and where a relationship could be established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of duties as per post। तो ये है ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, तो वो हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे नॉर्मेट का वो नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। द कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपकी एज जो होगी कट ऑफ डेट एज के लिए कैलकुलेट होती है ना, तो वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की होगी 17/4/2024 फॉर ascertaining the eligibility of candidates for extension of any benefits wherever applicable। However, latest DOPT guidelines
issued from time to time may be taken into consideration for final appointment by the user department. तो कट ऑफ एज जो है आपकी कैलकुलेट की जाएगी 17/4/2024 तक की, ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन की और इंस्ट्रक्शंस थी। In case of any inadvertent error in publication of advertisement, the final result will be prepared on the basis of requisition/recruitment rules of the concerned post, DOPT guidelines, examination scheme available on the board website, and any other prevailing guidelines of GNCTD, Government of India. तो ये है। अच्छा, ड्रेस कोड भी है। The candidates are instructed to follow the following dress code while appearing for DSSP exam. Light clothes with half sleeves not having big buttons. ब्रूच, बैज, फ्लावर एक्सेट्रा विद सलवार ट्राउजर। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के लिए ड्रेस कोड भी बताया है उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ड्रेस कोड बताया है कि बहुत बड़े बड़े बटन नहीं होना चाहिए, कोई ब्रूच वगैरह जो आप कोट में या लगाते हैं या साड़ी पिन इस टाइप का नहीं होना चाहिए, फूल वगैरह अलग से जो फ्लावर पिन जो होता है जो दुपट्टे में लगाते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। स्लीपर्स, सैंडल्स विद लो हील्स शूज आर नॉट अलाउड। और जूते, बंद जूते नहीं, स्लीपर्स और सैंडल्स पहनने हैं जिनका हील बहुत हाई नहीं होना चाहिए। In case there is any discrepancy among English, Hindi, Urdu and Punjabi version of advertisement, information the English version will be treated as final. और ये हमेशा होता है कि अगर एक ही एडवर्टाइजमेंट अलग अलग भाषाओं में निकला है तो जो इंग्लिश की भाषा में निकला है उसी को मेन वर्जन माना जाता है, ठीक है। और एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो जो कैंडिडेट्स कुछ चीटिंग वीटिंग करते पाए जाएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो यूजीसी नेट के एग्जाम की तरह ही है। पहले एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग पेपर है और उसके बाद फिर मेन पेपर है और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल रीजनिंग, एबिलिटी, ये सब जो यूजीसी नेट के एग्जाम में होता है वही है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस अभी तक निकला नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो सारे लिंक्स दे दूंगी, सारे वीडियोस, जिससे कि आप तत्काल तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और इस एग्जाम से संबंधित जैसे ही कोई और जानकारी या जैसे ही पूरा सिलेबस मेरे पास आएगा, मैं इस एग्जाम से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ लेके आऊंगी आपकी तैयारी के लिए। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एनवायरमेंटल साइंस के डिटेल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियो से अपनी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियोस हैं जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।